दोस्तों आज के समय में खाड़ी देश दुनिया में सबसे अधिक तेजी से तरक्की कर रहे हैं। तेल बेचकर इन गल्फ कंट्रीज ने इतना पैसा कमा लिया है कि आने वाले कई दशकों तक इन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। इन्हें में से एक देश ऐसा भी है जिस देश ने अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज में 50 लाख करोड़ डॉलर्स का निवेश किया हुआ है। यानी तेल के भंडार खत्म भी हो जाएंगे तो भी इस देश को कोई समस्या नहीं आएगी। ये एक ऐसा देश है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ के कानून कई मामलों में काफी सख्त है। इस देश में आज भी आप देर तक पार्टी नहीं कर सकते और शराब पर तो पूरी तरह बैन है। ये देश आज बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बनाने पर काम कर रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 50 से 60 साल पहले तक यहाँ पर रेगिस्तान के सिवाय कुछ और नहीं था। जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक सिर्फ रेत के टीले ही नजर आते थे। कोई इस देश में रहना भी पसंद नहीं करता था। हम बात कर रहे हैं दोस्तों कुवैत देश की, जिस पर इराक ने एक समय पर आक्रमण कर लिया था। कैसे भारत ने यहाँ से अपने नागरिकों को बाहर निकाला, कैसे ये देश आज दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों में शुमार है, इस देश की तरक्की का असली राज क्या है और कैसे आज इस देश की करेंसी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बनकर सामने आई। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कुवैत की शानदार सफर पर। दोस्तों कुवैत का असली नाम स्टेट ऑफ कुवैत है और अरेबिक लैंग्वेज में इस देश का नाम है दावलत अल कुवैत। कुवैत कुल 9 आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक देश है। इस देश का इतिहास काफी पुराना है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ये देश मेसोपोटामिया सभ्यता का हिस्सा हुआ करता था। देश की आधिकारिक स्थापना साल 1613 में हुई। उस समय तक यहाँ पर रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं था। लोगों की आबादी बहुत कम थी और बहुत मुश्किल से वो अपना जीवन यापन किया करते थे। यहाँ खेती लायक कोई जमीन नहीं है और लोग मछली पकड़कर अपना पेट भरते थे। 20वीं सदी की शुरुआत तक कुवैत के हालातों में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। साल 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद कुवैत में एक नई वॉर की शुरुआत हुई, जिसे इतिहास के पन्नों में कुवैत नजद वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर के चलते सऊदी अरब ने कुवैत के साथ व्यापार पर रोक लगा दी, जिससे कुवैत लगभग बैकफुट पर आ गया और यहाँ की इकोनॉमी चरमरा गई। ये प्रतिबंध हटने के बाद ही अमेरिकी ब्रिटिश कुवैत ऑयल कंपनी ने कुवैत में बड़े ऑयल रिजर्व की खोज की। इसके साथ ही यहाँ के लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई, पर अभी सूर्य उदय होने में समय था और उम्मीद की वो किरण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बादलों के पीछे छिप गई। इसी के चलते कुवैत में तेल की खुदाई में काफी देरी भी हुई। 1945 में विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद यहाँ पर तेल निकालने का सिलसिला ठीक तरह से शुरू हुआ। 1950 के बाद जब तेल की मांग में तेजी आने लगी, कुवैत में कई प्रकार के पब्लिक वर्क प्रोग्राम शुरू हुए। देश की अधिकतर आबादी धीरे धीरे तेल के व्यापार में ही शामिल होने लगी। इस समय तक देश अंग्रेजों यानी ब्रिटिशर्स के अधीन था। तेल से होने वाली अधिकतर कमाई ब्रिटिशर्स अपने ही देश भेज रहे थे। ये वो दौर था जिस समय लगभग सभी खाड़ी देशों में तेल की खोज की जा चुकी थी, लेकिन कुवैत 1952 तक सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए खाड़ी देशों में ऑयल और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। जब इस बारे में अन्य देशों को पता लगा तो कई देशों के लोगों ने रोजगार की तलाश में कुवैत का रुख करना शुरू किया। इसमें फिलिस्तीन, मिस्र और भारत सहित अन्य कई देशों के लोग शामिल थे। इराक और ईरान के लोगों ने भी कुवैत में आकर काम करना शुरू कर दिया। लगभग 3 दशक तक कुवैत ने जमकर ऑयल का व्यापार किया और अमेरिका, यूरोप और एशिया सहित दुनिया के हर देश में तेल को एक्सपोर्ट किया। 1946 से लेकर 1982 तक के दौर को कुवैत के लिए गोल्डन एरा भी कहा जाता है। इस दौर में कुवैत देश ने बेशुमार पैसा कमाया। इस बीच कुवैत के लोगों ने आजादी के लिए भी अपनी आवाज उठाई और 1961 में कुवैत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिल गई। आजादी मिलने के तुरंत बाद कुवैत ने अपने देश में बेहतर ट्रेड पॉलिसीज लाना शुरू किया। 1961 में शेख अब्दुल्ला अल सलीम अल सबाह कुवैत के पहले शाह यानी राजा घोषित हुए। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि देश के बेहतर विकास के लिए संविधान और संसद का होना जरूरी है। तो 1962 में यहाँ पर पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत कर दी गई और 1963 में कुवैत खाड़ी देशों में अपना पहला देश बन गया, जिसके पास अपना खुद का संविधान और संसद दोनों थे। कुवैत एक इस्लामिक राष्ट्र है और यहाँ की 75% आबादी भी मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद इस देश में कभी भी नागरिकों पर किसी धर्म को थोपने की कोशिश नहीं की गई। आज भी कुवैत में अन्य धर्म के लोगों का भी पूरा सम्मान होता है। जब कुवैत की सरकार के पास तेल के व्यापार से अच्छा पैसा आ रहा था तो उसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की यूज में लिया गया। झोपड़ी से लोग पक्के घरों में शिफ्ट हो रहे थे। आम लोगों के पास पैसा आ रहा था और लोगों ने गाड़ियों में चलना फिर से शुरू किया। कुवैत की तरक्की पड़ोसी मुल्क इराक को रास नहीं आई। एक समय में इराक के ऊपर कुवैत का $15 बिलियन का उधार हो गया था। इराक ने कुवैत से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा और वापस लौटाने के लिए इराक के पास पैसा नहीं था। सद्दाम हुसैन ने सोचा कि कुवैत को उनके पैसे लौटाने के बजाय अगर पूरे देश को ही अपने कब्जे में ले लिया जाए तो
देश के सारे संसाधन भी उनके हो जाएंगे और वे इतने मोटे कर्ज से भी आजाद हो जाएंगे। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया। कुवैत के पास ज्यादा मिलिट्री ताकत न होने के कारण इराक को इस काम में ज्यादा मुश्किलें हुई। लगभग 7 महीनों तक पूरा देश इराक की सेना के अधीन रहा। इस दौरान 1,70,000 भारतीयों को कुवैत से एयरलिफ्ट कर वापस भारत लाया गया। ये पूरा किस्सा अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट में दिखाया जा चुका है। दोस्तों, आज के समय में कुवैत एक शानदार और विकसित देश माना जाता है। देश की टोटल पॉपुलेशन 43 लाख के आसपास है और हैरानी की बात ये है कि इनमें से 10 लाख लोग तो सिर्फ भारतीय मूल के यहाँ पर आकर रह रहे हैं। कुवैत बहुत बड़ा देश नहीं है। इसका टोटल एरिया मात्र 17,818 वर्ग किलोमीटर का है। देश में बहुत अधिक भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर करीब 240 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। कुवैत की गिनती आज दुनिया के अमीर देशों में होती है। देश की टोटल जीडीपी करीब 300 बिलियन तक पहुँच गई। 43 लाख की आबादी वाले देश के लिए ये एक शानदार जीडीपी है। यही कारण है कि आज कुवैत का प्रत्येक नागरिक सालाना करीब $70,000 की कमाई कर रहा है। कुवैत की ट्रेड नीतियों के अनुसार यहाँ पर लोगों के इनकम पर ना के बराबर टैक्स वसूला जाता है। इस देश के नागरिक जो भी पैसा कमाएंगे उसका लगभग पूरा भाग उन्हीं का होता है। आज दुनिया का 8% ऑयल रिजर्व सिर्फ कुवैत के पास है। इस देश की कुल आय का 90% हिस्सा तेल और पेट्रोलियम के जरिए ही आता है। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान यहाँ सर्विस सेक्टर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुवैत में शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से मुफ्त है, जो एक बेहतर देश की पहचान भी है। लेकिन इस देश में पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है। कुवैत में साल में औसतन 2 दिन ही बारिश होती है। इतनी बारिश से देश की पानी की प्यास नहीं बुझ सकती और अन्य देशों से पानी इंपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए कुवैत अब समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन प्रक्रिया के जरिए उसे मीठा बनाता है और उसके बाद उसे पीने के लिए इस्तेमाल करता है। ये प्रोसेस काफी महंगा है, लेकिन कुवैत जैसे देश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुवैत में साल भर मौसम गर्म ही रहता है। मई जून के समय में तो यहाँ का तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। दिन के समय सड़कें बिल्कुल सुनसान नजर आती है। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि कुवैत में कोई भी रेल नेटवर्क मौजूद नहीं है। इसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो ये देश ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए यहाँ ट्रेन की जरूरत महसूस नहीं हुई, और दूसरा यहाँ हर किसी के पास अपनी खुद की गाड़ी मौजूद है। इसीलिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना पसंद नहीं करते। अमीरी हो तो कुवैत के लोगों जैसी हो, वरना ना हो। कुवैत के शेखों के शौक बहुत ही अजीब और निराले होते हैं। यहाँ पर लोगों के आलिशान मकान देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। गाड़ी, घर या पैसा, किसी भी चीज की यहाँ कोई कमी नहीं। कुवैत की गिनती दुनिया के सबसे सख्त कानून वाले देशों में होती है। इस देश में शराब पीने, बेचने या लाने पर पूरी तरह बैन है। यहाँ पर कुछ कैफे आपको मिल जाएंगे, लेकिन लेट नाइट क्लब्स और बार देश में नहीं है। अगर आप रोजाना पार्टी करने के शौकीन हैं, तो कुवैत आपके लिए नहीं है। कुवैत में रमजान के दौरान कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर खाना नहीं खा सकता। ऐसा करने पर उसे सख्त सजा दी जा सकती है। दिन में अधिकतर सभी रेस्टोरेंट्स आपको बंद ही नजर आएंगे। नमाज अदा करने के लिए ऑफिस में कुछ देर की छुट्टी भी दी जाती है। कुवैत की लड़कियां गल्फ कंट्रीज में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। यहाँ की लड़कियों को देखते ही आपको उनसे प्यार होना लाजमी है, लेकिन गलती से भी आप उनके सामने अपने प्यार का इजहार ना करें। ऐसा करना भारी पड़ सकता है। भले ही यहाँ महिलाओं पर अधिक पाबंदी नहीं है, लेकिन सरेआम लड़का और लड़की का मिलना आज भी यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप किसी लड़की को गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसके फैमिली मेंबर के जरिए उस तक गिफ्ट पहुँचा सकते हैं। एक समय पर कुवैत में महिलाओं को वोट डालने की आजादी नहीं होती थी। लंबे संघर्ष के बाद 2005 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। आज कुवैत की राजनीति में कई महिला सांसद सक्रिय हैं। कुवैत ही दुनिया का वो पहला देश बना था जहां पर बिना किसी इंसान के सिर्फ रोबोट्स की मदद से कैमल रेस का आयोजन किया गया था। दोस्तों, कुवैत में घूमने लायक भी ढेर सारी जगह आपको मिल जाएंगी। पिछले कुछ समय से यहाँ पर बुर्ज मुबारक अल कबीर नाम की एक इमारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी लंबाई बुर्ज खलीफा से भी अधिक होगी। साल 2030 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। ग्रैंड एवेन्यू कुवैत का सबसे बड़ा मॉल है। ये इतना बड़ा है कि कुवैत की 30% आबादी एक साथ इस मॉल में शॉपिंग कर सकती है। लिबरेशन टावर कुवैत की पहचान है। एलाका द्वीप और बुबियान द्वीप पर अक्सर सैलानी मौज मस्ती के लिए आते हैं और यहाँ के शानदार रिजॉर्ट्स, होटल्स और समुद्री तटों का जमकर लुत्फ उठाते हैं। कुवैत की करेंसी आज दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है। इसके आगे डॉलर, यूरो और पाउंड भी काफी कमजोर नजर आती है। यहाँ चलने वाली करेंसी का नाम कुवैती दिनार है और एक कुवैती दिनार करीब 270 भारतीय रुपयों के बराबर है। इस वजह से कुवैत घूमना अन्य गल्फ कंट्रीज के मुकाबले थोड़ा महंगा नजर आता है। आज कुवैत का वीजा और यहाँ की नागरिकता पाने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है। यहाँ का वीजा तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सिटीजनशिप मिलना उतना आसान नहीं। कुवैत का नागरिक बनने के लिए आपको 20 साल कुवैत में बिताने होंगे, लेकिन काम करने वाले लोगों को यहाँ रहने में कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों, ये थी कुवैत के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की केस स्टडी पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि कुछ दशकों में कुवैत ने किस तरह अपनी काया पलट कर दी। आपको कुवैत देश कैसा लगा और इस देश की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।